आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, नेहा, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो, बस अभी फिलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर गौतम ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं कांप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम गौतम की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई गौतम को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा कि यह शादी गौतम की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाए, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती? उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहाग रात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफें कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति गौतम मुझे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति गौतम को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे अंदर तो दुल्हन बनी मैं गौतम के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठा मेरे पति की तेज नजरें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है नेहा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नजरों को उठाते ही उसे देखा तो अपने आंसुओं को रोक रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वो बड़े सख्त और गुस्सीली शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, नेहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह दहाड़ने पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। गौतम ने फिर तेज आवाज में कहा, ये रोना धोना बंद करो और बताओ, मुझे इनकार की वजह क्या है? अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में लिया था, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों नेहा, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ नेहा, जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो, उसे यूं सजा सांवरा बस देखकर अपना जी जलता रहूं। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे गौतम के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बाल को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज गौतम जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। गौतम ने मुझे सोने की चैन मुँह दिखाई में दिया, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज गौतम, मेरी बात समझने की कोशिश करें। गौतम, मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, मैंने विनती करते हुए कहा। लेकिन गौतम पर तो नशा सवार था। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती पर उतर जाऊंगा। तुमसे अपना हक वसूल कर लूं, तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा,
लेकिन गौतम की इतनी नजदीकियां मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, वह मैं जानती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में गौतम की आवाज गूंज रही थी। वह मुझे नेहा नेहा पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगाना हो रही थी, या फिर यह उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे गौतम बेहद पसंद था। यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी, वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और गौतम मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम का कहकर मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे गौतम की कजिन्स की बातों की आवाज आ रही थी, जो गौतम से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से गौतम सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरे सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए। गौतम की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसी और ठहाकों की आवाजें ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही थी। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद ही वह जान जाता। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। गौतम बहुत चुप चुप सा था। खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नजरों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरी पति ही रहते थे। गौतम मेरी सास की इकलौती औलाद थी। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए माँ बेटी ने महीना भर यही रहने का प्लान बनाया हुआ था। सोनी खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह ये थी कि वह गौतम के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और गौतम से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर सोनी गौतम से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन गौतम तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस लिए दिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नजरें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उसकी नजरें जो कुछ मुझसे कहती थी, मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपट रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और सोनी भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। गौतम के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नजरों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो गौतम मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो नेहा। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटकाकर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर भी नहीं थे। लेकिन गौतम इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर तक तकी लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देखती तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था। बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतारकर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था, इतना स्लो चल रहा था। शायद चूल्हे में कोई कचरा फंस गया था। इतना स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े होना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था।
मैं बार बार गौतम की नजरों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे गौतम की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। गौतम कह रहा था, नेहा तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन थोड़ा छोटा सा था, इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वो बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी नजर लगातार तुम पर थी। बस वही अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। ये कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी थी। गौतम प्लीज पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। गौतम ने कहा, क्यों, यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। गौतम मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिया। उसकी गर्म गर्म सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैं उसे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कैसे गौतम की बढ़ती हुई बेकरारियों को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था और जब तक यह रिश्ता पक्का नहीं हो गया था, उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वो ना जाने कब से मेरे इंतजार में था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी, तो वह मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाजत नहीं दी थी। वह अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत और संगत की तड़प गौतम को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब उठी तो गौतम ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से गौतम की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा अंदर से लॉक रखा था। शायद गौतम वही हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई, गौतम ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर से कहीं चला गया है। अब मुझे गौतम की चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वह मुझसे नाराज था। पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया था। शाम 4 के करीब वह आया था। वो सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से गौतम ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से छीन लिया, कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने कपड़े सोनी को दे दिया। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। गौतम का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बनाई जब मैंने सोनी को गौतम के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर गौतम के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे यह देखकर भी हुई कि शाम को जब गौतम ऑफिस से वापस आता था, उस समय सोनी नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही गौतम अंदर आता, सोनी भागकर उसके करीब जाती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी, वह बड़ी खुश दिल्ली से सोनी निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि गौतम खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वह चाहता था वह मैं पूरा कर नहीं सकती थी। बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर सोनी की हंसी को तो ब्रेक लग गए थे, लेकिन गौतम बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और सोनी से बातें करता रहा जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत गौतम को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती
तब भी यह सोनी नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और गौतम के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सोनी बीच में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा कि सोनी को काफी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, यह वापस कब जाएगी। हालांकि सोनी की माँ को गए हुए काफी दिन हो गए थे। सोनी यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन यह गौतम है कि उसे मना किया जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती है तो गौतम उसे रोक लेता है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। गौतम क्यों चाहता था कि वह यहाँ से न जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थीं, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा फांस हो चुका था। मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि गौतम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह झलझला सा आ गया था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। शायद ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सोनी से ही थी और सोनी उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाई। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सोनी गौतम की बाहों में थी। एकदम से मेरी आंख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। गौतम अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, गौतम, आप आज के बाद सोनी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में सोनी थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सोनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सोनी मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फुट फुट के रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर गौतम। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था। मैं यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए मैंने सोनी से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। नेहा सोनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सोनी को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर गौतम बोला कि तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सोनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। गौतम मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गौतम ने मदहोश होते हुए कहा, नेहा, अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जबान से मैं इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच गौतम को पता चल गया, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर गौतम बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद सोनी भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता गौतम को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर पाए थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, गौतम, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। तुम मेरी इकलौते बैठे हो और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द दादी बन जाऊं। इस सुने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंजे। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गया था। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। गौतम ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है नेहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर गौतम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है आपको।
यह खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी, और शायद उनके यह जल्दबाजी कुछ नेचुरल भी थी। उनके 2 ही तो बच्चे थे। सोनी को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया था। उनके पास सिर्फ गौतम था। न जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर गौतम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते गौतम से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की। गौतम ने तो मेरा हाथ हमकर बोला, नेहा, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूं भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। गौतम की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को गौतम को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह बात गौतम को पता चली, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती, तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें ये ऑनऑर्डर नहीं है, और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दें। मैं उससे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट गौतम तक पहुंच गई थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी, और उसने मेरे रिपोर्ट की सारी सच्चाई गौतम को बता दी। और मैं यूं थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच गौतम को पता चल चुका था। गौतम के बदलते हवाल और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरे सास ने गौतम से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी, तो गौतम कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाती तो उसी वक्त मेरे हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी अपने चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। गौतम न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाला था। गौतम जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थीं। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरें जैसे बहुत कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद गौतम कहने लगा, बस एक बात बता दो नेहा, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूं। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। यह कहकर गौतम कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यही तो बताई थी कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद न थी। मैं कभी भी माँ बन ही नहीं सकती थी। 14-15 साल की हुई तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जहां मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे मेरी यह हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात फेरों से ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई थी। फिर मुझे यह भी कहा गया कि जितना हो सके तुम गौतम से दूर रहना, क्योंकि अगर वह तुमसे संबंध बनाएगी तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर खुल जाएगी। और आज वह दिन आ चुका था। मेरी हकीकत गौतम पर खुल चुकी थी। मैं फुट फुट का रो रही थी, लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो गौतम अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी थी जो मेरी सास के सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, गौतम,
मुझे इन रिपोर्ट का क्या पता कि इसमें क्या लिखा है। मुझे बताओ गौतम की इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। गौतम कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। गौतम ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने गौतम की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं गौतम, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे, लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर गौतम बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगे। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया। मेरी कमी को अपने सिर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं और हमारे वश शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो नेहा, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है, तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यह कहकर गौतम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूं जिसे गौतम जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। सोनी की भी शादी हो चुकी है और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा सोनी ने मुझे और गौतम को दे दिया। मैंने खुशी खुशी सोनी के बेटे को अपना लिया था। अब गौतम, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश हैं। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।